हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बिल्डिंग मटेरियल्स के डिटेल लेक्चर सीरीज में। हम इस बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट में कंप्लीट डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्ट किया है अभी जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टिम्बर। और टिम्बर पर हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि टिम्बर होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं टिम्बर के यूज करने के लिए एज अ बिल्डिंग मटेरियल। टिम्बर को हमने क्लासिफाई करना सीखा, ये जाना कि किस कैटेगरी का हमारे पास वुड जो है या ट्री जो है वो हमारे पास एज एन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन काम आ सकता है। इतना कुछ जानने के बाद वी फर्दर मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उतर कर देखा कि अंदर ऐसे किस तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे टिम्बर को इस तरह की प्रॉपर्टी देते हैं, वुड को इस तरह की प्रॉपर्टी देते हैं। इतना कुछ जानने के बाद नाउ वी आर मूविंग फर्दर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि स्ट्रक्चर जो हमने माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब जो सेलुलर लेवल पर जाकर स्ट्रक्चर पढ़ा वो तो ठीक है, अब हम मैक्रो स्ट्रक्चर पर बात करने वाले हैं कि ट्री जो हमारे नेकेड आई से हम देख सकते हैं उसमें हमें क्या दिखाई देता है। पहली चीज तो हमें जानने वाले हैं, साथ ही साथ हम कन्वर्जन प्रोसेस पर बात करने वाले हैं ट्री का, कि कैसे कोई भी लकड़ी आज जो हमारे सामने प्रेजेंट है वो कैसे एक पेड़ से आज इस रूप में आई है। वो पूरा एक प्रोसेस समझेंगे हम जिसे कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। और साथ ही साथ हम मानेंगे कि पेड़ की कटाई भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। तो कैसे सारी चीजों पर बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन सी हियर। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप YouTube पर भी अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं फॉर एनी जेई और एई एग्जाम। मंडे से फ्राइडे तक हम आपके लिए ये सारे सब्जेक्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं इन टाइम पर, जिनको आप अटेंड कर सकते हो और अपनी पूरी 100% प्रिपरेशन में, फिर से कह रहा हूं, पूरी 100% प्रिपरेशन। मतलब जब आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे तो बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। आप चाहे किसी भी किताब से उठा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं कंटेंट से बन सकते हैं। कोई कंटेंट बाहर, कोई क्वेश्चन इनके बाहर नहीं रहता। तो ये साथ साथ के सॉरी ये करवाने के साथ साथ हम और क्या करवा रहे हैं, तो हम आपके डाउट सेशन ले रहे हैं। मतलब एवरी सैटरडे हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे जितना भी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, अलोंग विथ लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। साथ ही साथ हम आपके मैराथन सेशंस लेने वाले हैं हर संडे को, जिसमें कि हम आपके साथ रूबरू होते हैं क्वेश्चंस के साथ, नियर कमिंग जो भी एग्जाम हमारे पास हो उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए। मैराथन सेशन आप कोई भी एक मैराथन सेशन उठा के देखिए, यू विल फाइंड इट कि कितना शानदार मैराथन सेशन होता है, जिसमें कि क्वेश्चन एक होता है लेकिन इंफॉर्मेशन 10 पता चलती है। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ इन अ बेटर वे। दिस इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी जो कि आप देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं फिर आज के कंटेंट के ऊपर विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, कि जब आप किसी भी एक लकड़ी को देखते हो तो लकड़ी बाहर से हमारे पास कैसे दिखाई पड़ रही है। इफ यू सी इट इन दैट वे, तो है तो हमारे पास कुछ इस तरह से, लेकिन जब आप इसको एकदम बिल्कुल अंदर उतर कर देखना चालू करोगे तो अंदर इसमें बहुत बारीक बारीक से फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो बारीक बारीक से फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर्स को बेसिकली कहा जाता है सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज जैसे फाइबर्स होते हैं, ये सब आपस में एक ग्लू की तरह चिपके हुए होते हैं। और इन फाइबर्स के बीच में जो ग्लू की तरह काम करता है वो है आपका लिग्निन। ठीक ये एग्जाम्पल जो कि इस कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट को दिखा रहा है, इस रेनफोर्स कंक्रीट के अंदर ये भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये सारे के सारे बार्स अगर सिर्फ सिर्फ बार्स पकड़ लिए जाए तो इनके तो ऐसे बिखेरा भी जा सकता है, इनसे कोई ज्यादा लोड लेने की कैपेबिलिटी नहीं बन पाती। लेकिन सिर्फ अकेला कंक्रीट भी इतने अच्छा लोड नहीं ले सकता। ये दोनों मिलके एक ऐसा कंपोजिट मटेरियल बन जाते हैं जिसकी मदद से हम काफी अच्छा लोड बियरिंग कैपेसिटी, मतलब अच्छा खासा लोड जो है वो हम इनके थ्रू सस्टेन करा सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो तुम्हें रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहा है, ये एक सेल्यूलोज की तरह काम करता है इस कंक्रीट के अंदर, जैसा कि यहां का सेल्यूलोज इस लकड़ी में काम करता है। और आसपास का तुम्हें जो कंक्रीट दिखाई दे रहा है जो इन सारे बार्स को आपस में जकड़े हुए हैं, उसी तरह इस लकड़ी के अंदर ये लिग्निन होता है जो इसको जकड़े हुए होता है। तो हमारे टिम्बर के अंदर जो तीन मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनको आप कह सकते हैं, एक हो गया सेलुलोज, एक हो गया लिग्निन, एक हो गया एक्सट्रैक्टिव।
क्या होता है एक्सट्रैक्टिव? ये जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, दिस आर बेसिकली रेफर्ड एज द एक्सट्रैक्टिव। किसी भी पेड़ को जो कि बहुत ज्यादा नरम होता है, बहुत छोटी एज में होता है, जब आप उसको काटते हो अंदर से एक तरल पदार्थ निकलता है, बस आप उसी तरह समझ लीजिए कि पेड़ के अंदर से जो वो तरल पदार्थ निकल रहा है वो कुछ ऐसे ही हमारे पास एक्सट्रैक्टिव की तरह होगा। तो लगभग लगभग किसी भी पेड़ के अंदर जो सेल्यूलोज होते हैं वो लगभग 70% के बराबर होते हैं। लिग्निन पार्ट लगभग लगभग 18 से 30% के बराबर होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है हमारे पास वो एक्सट्रैक्टिव होता है। दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वुड, ये निकल भी सकता है, निकल के बाहर चला ही जाएगा, लेकिन यही तो है जो हमारे ट्री को बचाता है और कलर कलर जो अलग अलग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू कलर, ऑर्डर एंड रेजिस्टेंस टू डिके। मतलब कई तरह के कीड़ों से बचाना, कलर देना इसको, साथ ही साथ इसको जो इसमें से स्मेल होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड करना, वो किसका काम है? एक्सट्रैक्टिव्स का काम है। तो वुड के अंदर मेजरली 3 हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि किसी पेड़ को काटने के बाद यहां पर बहुत सारी आकृतियां दिखाई पड़ती है, वो क्या होती है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दी मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इन इमेजेस में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, व्हाट डू यू सी इन दिस इमेजेस आर, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक पेड़ है हमारे पास। इस पेड़ में ये जो पोर्शन है, इसके नीचे पूरी तरीके से हमारा रूट सिस्टम है, इसके ऊपर पूरी तरीके से हमारा शूट सिस्टम है। जैसे जैसे ऊपर चल रहे हैं यहां दिखाई दे रहा है काफी सारी पत्तियां हैं, इन पत्तियों से CO2 जो है वो इनके अंदर जा रहा है, पानी इसमें से बाहर निकल रहा है, इन दी ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही है। आपका जो ये वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है क्राउन, जो हमारे जनरली काम का नहीं होता। हमारे काम का जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना पोर्शन है जो कि कहलाता है ट्रंक ऑफ द ट्री। इस ट्रंक को जब मैं यहां से इस तरह काटता हूं, जैसे इस तरह काटता हूं, और इसको काटने के बाद जब हम ये वाला व्यू देखेंगे इसका, तो ये वाला व्यू हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा, और ये वाला व्यू हमें इस तरह भी दिखाई देगा। अब हमें क्या देखना है, ये सारी चीजें हमें हमारे पेड़ के अंदर दिखाई देती है। अगर मुझे इन सारी चीजों के बारे में सोचना है तो इसको हम एक स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं। लेट अस रिलेट इट विद अ स्टोरी, ठीक है? तो वो स्टोरी से रिलेट करने के लिए व्हाट डू वी नीड, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इसको रिलेट करना चालू करते हैं। मैक्रो स्ट्रक्चर एनालॉगस टू दिस स्टोरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक फैमिली की बात कर लेते हैं। कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में हमारे पास है ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब आपके परदादा, फिर उनके बाद है आपके ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद है आपके फादर, और फिर हैं आप। तो इमेजिन करिए कि आपकी जो फैमिली है जिसके बारे में आप जितना जानते हैं, आप ये जानते होंगे कि आप हैं, आपके फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर है मतलब आपके दादाजी हैं, और शायद उनसे ऊपर वाली जनरेशन के बारे में आप सिर्फ कहानियों के थ्रू सुने होंगे, उनको शायद देखा नहीं भी होगा। ऐसे भी होने के चांसेस रहते हैं। तो अब उसी कहानी से रिलेट करना चालू करते हैं। मान लेते हैं कि जब आप अपने घरों की कहानियां सुनते हैं तो उन कहानियों में क्या सुनते होंगे कि तुम्हारे परदादा पहले कहीं और रहा करते थे और वो इस शहर में आकर बसे थे, और तभी से फिर ये पूरा परिवार फैलता चला गया। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि आपका वो पूरा परिवार जो अभी है वो उन परदादा की बदौलत वहां से स्टार्ट हुआ। मतलब कि आज जो ये परिवार इतना बड़ा है, इसको स्टार्ट करने वाला कौन रहा? परदादा रहे। परदादा जब उनकी एज में, जब इनिशियली वो बहुत कम एज में रहे होंगे, उन्हीं के द्वारा
बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई होंगी, उन्होंने जीवन का ज्ञापन किया होगा, सब कुछ किया होगा, और धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता चला गया। उनके बाद उनके बच्चे हुए, ग्रैंडफादर जो आप जिनको आप कहते हैं, दादाजी जिन्हें आप कहते हैं। तो एग्जाम्पल की तरह समझिएगा कि ये जो जनरेशन हमारे पास बढ़ी, ठीक उसी तरह ये पेड़ भी ग्रो करता है। जब ये पेड़ इतना बड़ा होने से पहले एक बहुत बारीक सा एक पौधा रहा था, तो उस पौधे की जो आप टहनी को समझ रहे हैं, वो बहुत नाजुक सी टहनी, जो बहुत पहले, आज से अगर इस पेड़ की आज अगर उम्र मान लेते हैं 80 साल है, तो आज से 80 साल पहले शायद वो टहनी, वो जो पेड़ है, वो जो पौधा है, वो एक बिल्कुल पतली सी टहनी के रूप में रहा होगा। लेकिन वो टहनी जो हमारे पास पतली सी जो टहनी रही होगी, जिस पेड़ के अंदर जो जहां से वो ग्रो किया होगा, आज वो हिस्सा उस पेड़ के अंदर सबसे सेंटर मोस्ट रीजन में है। और फिर जैसे जैसे उस टाइम पे इस पतली सी टहनी ने इस पौधे को सपोर्ट किया, पत्तियां ग्रो कर रही है, फिर भी ये झेल रहा है, मौसम की मार है, सब कुछ ये झेल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ और थोड़ा फैलता चला गया। कुछ समय तक इस पिथ ने इस ट्री को इसकी यंग एज में इसको नरिशमेंट किया, इसको ग्रो कराना चाहा। और जब ये कुछ हद तक ग्रो कर गया, कुछ हद तक ग्रो करना मतलब कि पेड़ के अंदर कुछ ग्रो करना, मतलब इस पेड़ के अंदर इसके आसपास वाली जो ये रिंग देख पा रहे हैं आप, इनका ग्रो करना। पेड़ जब ग्रो करता है तो पेड़ ग्रो करते टाइम ऐसे भी ग्रो करने के साथ साथ ऐसे भी ग्रो करता है, तो ऐसे बिल्कुल फैल नहीं जाता है। क्या होता है, उसके आसपास ऐसी रिंग्स बनना चालू हो जाती है, नए नए सेल्स ऐसे बाहरी तरफ बनना चालू होते हैं। तो अंदर के जो रिंग्स होती है, अंदर जो अंदर जो पोर्शन होता है वुड का, वो धीरे धीरे इनएक्टिव होता चला जाता है और नई नई लेयर्स पेड़ के आसपास ग्रो करना चालू करती है। सर आसपास का कैसे ग्रो करती, कभी दिखाई तो देती नहीं, ग्रो करती नहीं दिखाई देगी। जो पेड़ की छाल है उसके अंदर ग्रो करती रहती है, बाहर तरफ दिखाई नहीं देगी। सब पे इस बात करेंगे अभी। तो पिथ वाला रीजन जो है, जो इस पेड़ को इसके बचपने में इसको नरिशमेंट देने का काम कर रहा होगा, कुछ सालों तक इस पिथ ने ही इस पेड़ को बड़ा करने की कोशिश करी। फिर पिथ के जो आगे जनरेशन बढ़ी, जो कि है हमारे दादाजी। तो पिथ जब धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो डाउन होना चालू हुआ, तो पिथ के बाद पिथ ने अपना सारा भार दे दिया किसके ऊपर, आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर। और वो सारा भार किस पर आया, दादाजी के ऊपर आया। फिर वो दादाजी ने क्या किया, धीरे धीरे इस परिवार को और बढ़ाने की कोशिश करी। तो और बढ़ाते गए गए, मतलब पेड़ हमारे पास और बड़ा होता चला गया और फैलता चला गया। कुछ साल गुजरे, जो पिथ है, मतलब जो पर दादाजी हैं, वो उनकी एज काफी हो चुकी, उन्होंने भार दे दिया है दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर पूरा जिम्मा है पेड़ को बढ़ाने का, धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया। तो हमारे पास पिथ के आसपास जो हिस्सा है, वो हिस्सा जिसे कहते हैं हार्ट वुड। हार्ट वुड का मतलब होता है हमारे पास, हार्ट वुड का मतलब होता है हमारे इस ट्री के हार्ट वाले रीजन का जो वुड है, उसे हार्ट वुड कह दिया। ठीक है। फिर कुछ सालों तक इस हार्टवुड वाले रीजन में हमारा पेड़ ग्रो करता चला गया। फिर और साल गुजरे, दादाजी की शादी हुई, दादाजी के बच्चे हुए जो आपके पिताजी हैं, और फिर कुछ सालों के बाद पिताजी के ऊपर बोझ आया, पिताजी के ऊपर भार आया परिवार को बढ़ाने का। तो पिताजी के ऊपर जिम्मा आया। और आज की तारीख में आप तो अभी बच्चे हैं, क्या आपके पिताजी के ऊपर अभी भी तो वही जिम्मा है, इस परिवार को अभी पालन पोषण का, बढ़ाने का, और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के कंधों पर जो है अभी ये परिवार चल रहा है। दादाजी शायद अब थोड़े क्या हो चुके होंगे, दादाजी आज की तारीख में थोड़े से इनएक्टिव हो चुके होंगे। ठीक है। तो जब दादाजी के बाद पूरा भार आया पिताजी के ऊपर, तो ये जो लेयर्स हैं कुछ सालों में जो ग्रो करी है, कुछ सालों में जो पिताजी ने इस परिवार को इतना बड़ा किया है, वो हमारे पास कहलाता है सैप वुड कहलाता है। लकड़ी का वो वाला हिस्सा कहलाता है सैप वुड। अब इमेजिन करिएगा, जब पिताजी के ऊपर ये भार है, कुछ साल और आगे आए और फिर आपका जन्म हुआ, और फिर आपका जन्म होने के बाद अभी तो आप अपने परिवार के क्या है, राजा बेटा या राजा या रानी बेटियां हैं। लेकिन आपके ऊपर अभी बोझ आना चालू होगा, और शायद हो रहा होगा, और आप तो शायद ग्रो कर रहे होंगे, राइट। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कल को आप जॉब करना चालू करते हैं आज से 1-1.5 साल बाद, और फिर
उस टाइम पर इमेजिन करते हैं कि इस पूरे परिवार को संभालने वाला कौन है। आप चूंकि अपने करियर में एक बहुत तेजी से ग्रो करने वाली चरम सीमा पर या उस सीमा पर होंगे या फिर उस स्टेज पर होंगे, तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि मैं कैसे इस पूरे परिवार को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करा सकूं। तो उस टाइम पर इस पौधे में ये जो लकड़ियां हैं, ये इसका कई सारा हिस्सा सूख चुका होता है, और ये जो तुम्हें बाहर तरफ दिखाई दे रहा है यहां पर कैम्बियम जिसे लिखा है वस्कुलर कैम्बियम, ये वो वाला हिस्सा है जिसे हम आपसे रिलेट कर रहे हैं। और ये वो कैम्बियम लेयर है जिसके अंदर हमारे पास हमारा जाइलम और फ्लोएम वाले सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? जाइलम और फ्लोएम वाले, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, मिनरल्स का मूवमेंट होता है, जो फूड ट्री में बनता है वो हमारे पास ट्रेवल करता है। ये पूरा का पूरा वो वाला पोर्शन है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि आप कैम्बियम लेयर हैं, आपके पिताजी सैपवुड हैं, आपके दादाजी हार्टवुड हैं और आपके परदादाजी पीत हैं, आज जब हमने इस पेड़ की कटाई करी तो पेड़ की कटाई करने पर हमें यह दिखाई दे रहा है कि इस पेड़ को जो सबसे ज्यादा नरिशमेंट दे रहा है वो है हमारा कैम्बियम लेयर, जो कि आप हैं। कल को जब आपकी जॉब लगेगी तो आप ही तो इस पूरे परिवार का सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपके पिताजी कल को काम धंधा छोड़ देंगे, पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे? नहीं, कुछ मात्रा में वो भी सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप तो चूंकि गवर्नमेंट इंजीनियर बन चुके हैं, सारा बोझ अब आपके ऊपर होगा, सब कुछ आप ही को करना है। पिताजी ने जो कर लिया वो कर लिया, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया इस पेड़ के लिए, मतलब इस परिवार की ग्रोथ के लिए बहुत कुछ कर लिया। अब जिम्मा आपके ऊपर है, आपको आगे लेकर चलना है। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी वो चुप नहीं बैठ सकते, वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं इस परिवार के लिए ही। तो इसका मतलब ये होता है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा मॉइस्चर का मूवमेंट जो होता है वो कैम्बियम लेयर में होता है, और सैपवुड में भी अभी कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहता है। लेकिन जिस एज में आप पैसा कमा रहे हैं, आपके पिताजी भी पैसा कमा रहे हैं, क्या आपको लगता है आपके दादाजी भी कहीं काम कर रहे होंगे? नहीं, दे हैव बीन कंप्लीटली इनएक्टिव ना हो। अब वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं और बस लाइफ जीते हैं। उनका इस परिवार को बढ़ाने में अब कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की एक मजबूती के लिए खड़े हैं। अगर पिताजी को कोई समस्या होती है वो अपने दादाजी से शेयर करते हैं, अगर आपको कोई समस्या है वो आप अपने दादाजी से शेयर करेंगे, दादाजी आपको गाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। सेम उसी तरह ये जो लकड़ी होती है सैपवुड और कैम्बियम लेयर, ये लकड़ी अभी बहुत नरम होती है, अभी बहुत कच्ची है, अभी पकी नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन दादाजी जो हैं, उनके जो बाल सफेद हुए हैं, वो इतने सालों में बाल सफेद हुए हैं, वो इतने पक्के हो चुके हैं, वो इतने ज्यादा कर्मठ हो चुके हैं, वो इतने ज्यादा चीजों के बारे में जानते हैं कि अब वो ग्रोथ में काम नहीं लेते, वो सिर्फ इसको, इस पूरे परिवार को मजबूती देने का काम करते हैं। तो जो हार्टवुड होता है वो आज की तारीख में जब हमने पेड़ काटा है, हार्टवुड बहुत ज्यादा सख्त लकड़ी होती, बहुत ज्यादा टफ लकड़ी होती है ये, जो इस पेड़ को मजबूती देने का काम करती है। ये ग्रोथ में टेक पार्ट नहीं कर रही है। और आज जब आप सब घर वाले मिलते हैं, आप हो, आपके फादर मदर हैं, आपके दादा दादी हैं, लेकिन परदादा आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो सिर्फ फोटो में दिखाई दे रहे हैं आपको। क्यों? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी पास्ड अवे। सेम वही चीज पित्त के साथ है। बहुत सालों तक इस पेड़ को जब सपोर्ट मिल रहा होता है, इतने सालों के अंदर ये पित्त जो है, जो आज से कई 100 साल पहले, आज से 80-90-100 साल पहले जब ये पित्त वाला पोर्शन इस पूरे ट्री को नरिशमेंट दे रहा था, आज की तारीख में इसका कोई काम नहीं होता। ये सबसे सेंटर मोस्ट रीजन होता है जिसे कहते हैं डेड एंड डिकेड पोर्शन। आगे बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा ट्री जो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ट्री जो है ये हम हमारी फैमिली से रिलेट कर सकते हैं। अब बड़ा बात समझिएगा, पित्त डिस्कस कर लिया, हार्टवुड कर लिया, सैपवुड कर लिया, कैम्बियम लेयर कर लिया। इसके आसपास जरा देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके आसपास क्या दिखाई दे रहा है आपको? बार्क दिखाई दे रहा है। बार्क क्या होता है? छाल होती है। ये है तो पेड़ की छाल, लेकिन एक परिवार के लिए क्या है? एक परिवार के लिए उसके संस्कार हैं। अगर हम बात करें कि कल को अगर ये छाल नहीं होती तो फिर बाहरी संसार से ये सारी की सारी लेयर्स तुरंत कांटेक्ट में आ जाती,
और जैसे ही कांटेक्ट में आ जाती तो बाहर की खराब चीजें अगर इस पेड़ में लग जाती तो ये पेड़ तो सड़ जाता। मतलब अगर इस पेड़ में संसार मतलब इस परिवार में संस्कार नहीं है तो बाहर की चीजें जब यहां पर आकर दुष्प्रभाव डालेंगी तो परिवार बिखर जाता है, परिवार ज्यादा लंबा नहीं चलता, कहते हैं परिवार टूट जाता है। ठीक उसी तरह ये पेड़ ज्यादा लंबे समय चल नहीं पाएगा और इसको एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाए रखने का काम कौन करता है? तो वो है बार्क। और जरा सोच के देखिएगा, बार्क के जस्ट अंदर कौन है? वो है कैम्बियम लेयर। अगर किसी दिन कैम्बियम लेयर, कोई इंसान किसी पेड़ के पास गया, उसने पेड़ के ये वाले हिस्से को खुरेचना चालू किया और खुरेचने के बाद यहां पर एक दिल बना दिया और यहां नाम लिख दिया, क्या होगा? खुरेचने से खाल तो निकल जाती है, ये कैम्बियम लेयर दिखना चालू हो जाती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, तुरंत इस पे निशान बनना चालू हो जाते हैं। आप कैसे भी बना दो इसके ऊपर, अगर ये कैम्बियम लेयर आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गई, अगर आपने घर के संस्कार को भूल के जैसे ही बाहर कदम रखा, खेल खत्म है आपका। और आपका खेल खत्म है इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कैम्बियम लेयर एक्सपोज हो गई एनवायरनमेंट में तो फिर ये कैम्बियम लेयर धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगी। अगर ये खत्म हो गई तो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यही तो है जो आगे परिवार को बढ़ाएगा। तो आउटर बाग वाला जो रीजन होता है वो क्या करता है? वो इस ट्री को एनवायरमेंटल एक्टिविटीज से बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जरा सोचिएगा, दादाजी मतलब परदादाजी और परदादाजी से दादाजी और दादाजी से पिताजी, पिताजी से आप सबों के बीच में एक जो बॉन्डिंग है वो कैसे मेंटेन्ड है? इतने सालों से, 80 सालों से कोई ने भी ये नहीं किया कि बस ये परिवार मुझे नहीं रहना, इसमें मैं छोड़ के चले जाता हूं। क्यों ऐसा क्यों नहीं किया? वाई देर इज नो सच कंडीशन? क्योंकि इन सबको आपस में बांधने वाला कौन है? तो वो है इस परिवार की सारी फीमेल मेंबर्स, मतलब जो उस परिवार की दादी हैं, परिवार की माताजी हैं। और उन्हीं के बीच में, उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्यार की वजह से ये सब आपस में इतने ज्यादा टाइटली अटैच्ड हैं। ये जो परिवार का प्यार है इसी के साथ अटैच्ड है। और इस प्यार को मैं कहता हूं ग्रोथ रिंग्स और रेज। क्या कहता हूं मैं इसको? ग्रोथ रिंग और रेज। रेज मतलब मेडुलरी रेज, जो इस पेड़ में हर एक रिंग हर एक रिंग को आपस में जकड़ के रखने वाली, पकड़ कर रखने वाली जो रिंग है वही इस परिवार का प्यार है, जो इसको कहीं जाने नहीं देता। ये कभी भी आप लकड़ी काटोगे तो लकड़ियां बिखर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर इस मेडुलरी रेस की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि आपस में बिखर नहीं सकते। तो कोई भी ट्री आप समझेंगे, आप ट्री के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अंदर जो सबसे पहले ग्रो करने वाला, अब चलिए ठीक है एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। हमारे पास पिथ, जिसे मेडुला भी कहते हैं, ये इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारे पास हमारे ट्री का, मेनली सेल्यूलर टिश्यू। इट नरिशेस द ट्री व्हेन इट इज यंग, जब ये बहुत ज्यादा छोटा होता है तब यही जो है वो पेड़ को नरिशमेंट देता है। व्हेन ट्री बिकम्स ओल्ड, जब पुराना हो जाता है, जब परिवार 80-90 साल आगे बढ़ चुका है तो द पिथ डिकेज एंड डाइज अप, पिथ खत्म हो चुका होता है। ठीक है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास मेच्योर ट्री के अंदर, मेच्योर ट्री के अंदर जो पिथ आपको दिखाई देगा वो पिथ जो है आपके पास 0 से 12.5 mm की विड्थ तक दिखाई दे सकता है। मतलब ये जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन, ये आपको जो है वो कितना दिखाई देता है? 0 से 12.5 mm तक की विड्थ का दिखाई दे सकता है। एक अंदर बीच में बिल्कुल जो है वो एक नोट की तरह दिखाई पड़ सकता है। फिर बात आती है इस पिथ के बाहर क्या आता है? पिथ के बाहर आएगा हार्ट वुड आएगा। तो हार्ट वुड, द वुड सराउंडिंग द पिथ और वुड कंटेन्ड इन इनर एनुअल रिंग्स, जो अंदर वाली एनुअल रिंग्स के अंदर ट्री पाया जाता है, ये जो रिंग्स है सारी की सारी, इनके अंदर वाला जो हिस्सा है पिथ के जस्ट बाद वाला, उसी को हार्टवुड कहते हैं। तो हमारे पास मिनिमम और नो सेप कंटेंड हेंस डेड एंड डिकेड पोर्शन, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता, बहुत ज्यादा सख्त होती है लकड़ी, सूख चुकी होती है। तो मिनिमम और नो सेप कंटेंड हेंस डेड एंड डिके पोर्शन।
डेड एंड डिके कहलाता है, इनएक्टिव है, इसको कहते हैं इनएक्टिव इन ग्रोथ, इनएक्टिव इन ग्रोथ ऑफ ट्री। ट्री की ग्रोथ में इनएक्टिव होता है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है हमारे ट्री को। कलर में थोड़ा डार्क होगा, डेंसर होगा, सैपवुड से पिताजी से ज्यादा गहरा होगा, ठीक है। डज नॉट टेक पार्ट इन दी ग्रोथ। क्लियर है बात? दिस इज दी हार्टवुड। अगली बात करते हैं सैपवुड की। कौन सा हिस्सा है सैपवुड का, जरा देखो आप, अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है हार्टवुड, फिर उसके बाहर वाले हिस्से में देख रहे हैं सैपवुड है, ठीक है। तो सैपवुड क्या है? द वुड कंटेंट इन दी आउटर एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स के बाहरी वाले हिस्से में जो रिंग्स हैं, बाहरी वाले में जो बाहरी वाले हिस्से में जो हमारे पास रिंग्स हैं, उनमें जो लकड़ी उसे सैपवुड कहते हैं। लोकेशन क्या कहलाएगी इसकी? हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में। ये जो है आखिरी वाली लेयर, ये क्या कहला रही है? ये लेयर जो है आपके पास, ये क्या है? ये आपकी कैम्बियम लेयर है। दिस इज दी कैम्बियम लेयर। तो हमारे पास यहां पर ये थोड़ा सा लकड़ी जो है वो लाइट होती है कलर में, वजन में भी कम होती है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है काफी सारा। लेसर स्ट्रेंथ देन हार्टवुड, थोड़ी कम स्ट्रेंथ होती है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से है। इट कंटेन्स रेजिन सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, इसमें कुछ मात्रा की नमी पाई जाती है। और नमी क्यों होगी? क्योंकि वो जमीन से लेकर पौधे को देने की कोशिश कर रहा होगा। तो हमारे पास इट कंटेन्स रेजिन सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। एनुअल रिंग्स ऑफ सैपवुड आर नॉट क्लियरली फॉर्म्ड, बहुत क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती एनुअल रिंग्स इस सैपवुड की। हार्टवुड की क्लियरली दिखाई पड़ेगी, हमारे पास एनुअल रिंग सैपवुड की क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए इसे कहा जाता है एल्बर्नम। क्या कहते हैं इसे? ऑल्सो रेफर्ड एज एल्बर्नम। अगली बात देखते हैं, एनुअल रिंग्स पर जरा विचार करते हैं। इफ यू कैन सी दिस इमेज, आपको ये इमेज क्लियरली दिखाई पड़ रही है। यहां पर जब आप किसी पेड़ को काटते हैं, तो पेड़ को काटने के बाद आपको इस पेड़ में ये जो रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन रिंग्स की मदद से ही पता लगाते हैं कि इस पेड़ की उम्र कितनी होगी। जितनी रिंग होगी उतनी इसकी एज कहलाएगी। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखो, ये वाला जो हिस्सा है बहुत बारीक बारीक से रिंग है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही है अभी, लेकिन इसके अंदर जरूर है। टोटल 69 रिंग्स हैं इसके अंदर, फिर 23 रिंग्स यहां पर है और 18 रिंग्स यहां पर है। तो टोटल मिलाकर इसकी एज बनेगी, वो बनेगी 18 प्लस 23 प्लस 69 ईयर्स के बराबर ये इस पेड़ की एज है। तो हमारे पास जो ये ग्रोथ रिंग होती है, ये बनती कैसे है आखिर? बहुत सिंपल सा फंडा है। पेड़ जब जमीन से मॉइस्चर लेता रहता है, तो पूरा मॉइस्चर ट्रेवल करता रहता है पेड़, पूरे पेड़ के हिस्से में 3 4 5 महीने तक तो पौधे को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चर मिलता है, क्योंकि मानसून का सीजन है, बहुत पानी अवेलेबल है। एक टाइम आता है जब जमीन में पानी कम होना चालू हो जाता है, तो फिर पेड़ को भी उतना पानी नहीं मिलता, तो वो लकड़ी सूखना चालू करती है। एक टाइम आता है गर्मी का सीजन, जब बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा होता है, तो बहुत कम पानी में भी काम चल रहा होता है, वो लकड़ी ऑलमोस्ट सूख चुकी होती है। अब वो लकड़ी ऑलमोस्ट सूख चुकी होती है, लेकिन जैसे ही नया सीजन आता है फिर ट्री ग्रो करना चालू करता है। तो वो जो एक रिंग बन रही होती है, जो सूख रही होती है और जो बन रही होती है, उसी के आसपास एक नया फॉर्मेशन होता है ट्री का। और जैसे एक नया फॉर्मेशन होता है ट्री का, फिर इनके थ्रू मॉइस्चर ऊपर ट्रेवल करता है, फिर ये वाला लकड़ी का पोर्शन बनता है, फिर धीरे धीरे ये सूखता है। तो एक के ऊपर एक लेयर सूखते चले जाती है और ये नई नई रिंग्स बनते चली जाती है। तो हर साल दर साल नई नई रिंग एक के ऊपर एक बनती चली जाएंगी और पूरा पेड़ ऐसे फैलता चला जाएगा। तो कितनी नंबर ऑफ रिंग्स बनी, वही बताता है उस पेड़ की एज को, कितने साल इस पेड़ को हो गए हैं। तो हमारे पास जो ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग्स होती है, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिम्बर ग्रोन इन टेम्परेट रीजन। क्या होता है टेम्परेट रीजन? जहां पर बारिश कुछ ही समय के लिए होती है, तो कुछ समय पेड़ ग्रो करता है, कुछ समय के लिए पेड़ सूखता है, फिर ग्रो करता है, फिर सूखता है। वे ग्रोइंग कंडीशंस में वेरी ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जो वेरी करती है। बट ट्रीज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन विथ एक्सीलेंट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, जहां बहुत पानी अवेलेबल होता है, ऑल थ्रू द ईयर डू नॉट शो प्रोनाउंस ग्रोथ रिंग। उनमें ग्रोथ रिंग इतनी क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक रिंग ग्रो कर ही रही है, फिर दूसरी रिंग आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, इसको सूखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो जब सूखने का मौका नहीं मिल रहा, तो बहुत क्लियरली रिंग्स दिखाई नहीं पड़ती। आई बात समझ में? हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग, मतलब एक के बाद एक रिंग बनना, विच सराउंड्स द पिथ एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पिथ टू बार्क, जो पिथ से बार्क की तरफ नई नई रिंग बन रही होती है, उन्हीं को कहा जाता है ग्रोथ और एनुअल रिंग्स।
एडेड ईच ईयर, हर साल बढ़ती चली जाती है। एज ऑफ द ट्री इज फाउंड आउट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जो रिंग्स है, ठीक है, हमारे पास अगर रिंग्स बहुत पास पास है, नैरोवर द ग्रोथ रिंग्स, नैरोवर मतलब पास पास, ठीक है, नैरोवर मतलब क्लोजर, क्लोजर द ग्रोथ रिंग्स, इसका मतलब होता है हमारे पास कि हमारे पास जो लकड़ी है वो उतनी ही ज्यादा डेंस है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नैरोवर द ग्रोथ रिंग, जितनी पास पास है, मोर स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर इज द वुड। जितनी पास पास मिले उतना ही ज्यादा हमारा ट्री जो है वो मजबूत और डेंस होगा। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर हमारे पास ये थी ग्रोथ रिंग की कहानी। फिर ग्रोथ रिंग के बाद जरा देखो यहां पर, इफ यू कैन सी हियर, ये आपके पास ये वाला जो रीजन है, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां इफ यू कैन सी हियर, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रेफर्ड एज नैरोवर ग्रोथ रिंग। और ये क्या दिखाई दे रही है आपको, ये वाइडर रिंग्स। ठीक है, आप जब यहां भी देखेंगे तो यहां पर आपको रिंग कहां दिखाई दे रही है, इफ यू कैन सी, ये जो रेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी मेडुलरी रेज है, ये सारी की सारी मेडुलरी रेज है। रिंग्स तो यहां पर बन रही है, रिंग्स तो यहां पर बन रही है, ये है सारी की सारी रिंग्स, दिस आर द रिंग्स। ठीक है, तो ये रिंग्स है हमारे पास सारी की सारी। बहुत क्लियरली देखना आप, बहुत मुश्किल होता है, तो हमारे पास हम इनको जस्ट जिक्र इसी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अगला बात करते हैं, अनदर पॉइंट दैट वी हैव इज द कैम्बियम लेयर। तो ट्री के कौन से हिस्से में कैम्बियम लेयर होगी? एकदम बिल्कुल बाहरी तरफ, सैपवुड और इनर बार्क के अंदर, जो छाल है पेड़ की उसके अंदर और सैपवुड के बाहर वाला हिस्सा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन इट्स मेच्योरिटी पीरियड। जब ये परिवार बढ़ रहा है आज की तारीख में, जब आपके पास ग्रोथ हो रही है, तो वो कौन करवा रहा है? कैम्बियम लेयर करवा रहा है। इट इज दैट पोर्शन विच इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू सैपवुड। अभी ये पिताजी नहीं बना है, ये वही इंसान है जो अभी पिताजी नहीं बना है, ये भी ग्रोथ में काम कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इफ कैम्बियम लेयर इज एक्सपोज टू द एटमोस्फियर रिजल्ट इन एक्टिव डेथ। वही चीज बताइए, अगर मान लो बार्क निकल गया, छाल निकल गई, तो कैम्बियम लेयर निकल लेगा बाहर। संस्कार अगर खत्म हो गए तो फिर पेड़ भी खत्म है। तो इफ कैम्बियम लेयर इज एक्सपोज टू द एटमोस्फियर रिजल्ट्स इन एक्टिव डेथ ऑफ द ट्री, एक्टिव डेथ ऑफ द ट्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा वाला पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है कैम्बियम लेयर वाला, जो है डार्क ब्राउन कलर से दिखाई दे रहा है आपको अभी। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहां पर मेडुलरी रेज जो आपको दिखाई पड़ रही है, इफ यू कैन सी दी मेडुलरी रेज, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही है, मैं यहां मार्क कर देता हूं, दिस व्हाइट लाइंस आर रेफर्ड एज मेडुलरी रेज। ठीक है, तो ये जो मेडुलरी रेज है आपके पास, ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये मेडुलरी रेज हमारे पास कहां से कहां जा रही है? पिथ से होते हुए सैपवुड तक जा रही है। हमारे पास द रेज विच एक्सटेंड फ्रॉम पिथ टू द बार्क इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन टू द सैपवुड। पिथ से बार्क की तरफ जा रही है, लेकिन कहां तक जाती है? सिर्फ सिर्फ सैपवुड तक जाती है, कैम्बियम लेयर पे अभी जाना बाकी है। ठीक है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द ट्री। यही तो है जो इस ट्री को इतनी मजबूती से बांध कर रखता है, जिसे प्यार कहते हैं। ठीक है, इट होल्ड्स द हार्टवुड, सैपवुड एक्सेट्रा इन देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम कौन करता है? यही। कौन है ये? द फीमेल्स ऑफ द फैमिली, प्यार की तरफ बनाए रखने में।
आउटर बार्क और इनर बार्क, छाल के दो हिस्से, बाहरी हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा। आउटर बार्क को कॉर्टेक्स कहते हैं और द लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू कैम्बियम लेयर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बाहरी चीजों से बचाने का काम करती है। इनर बार्क के अंदर फ्लोएम होता है जिससे पूरा फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्ट एज फूड सप्लाई लाइन बाय कैरिंग सैप फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द ट्री। अब देखो यहां पर एक वर्ड आया सैप। सैप का मतलब होता है वो लिक्विड, लिक्विड ट्रेवलिंग इन ट्री, लिक्विड ट्रेवलिंग इन ट्री, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर। ठीक है, एक और जगह वर्ड आया था इसी का हमारे पास यहां पर, इफ यू कैन सी इट हियर, ये रहा सैप, इफ यू कैन सी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सैप का मतलब ये होता है कि इसमें जो हार्डवुड होता है इसके अंदर सैप का मूवमेंट मिनिमम हो जाता है। ठीक है, समय के साथ। ये देखो यहां पर क्या लिखा है सैपवुड के अंदर, इट कंटेन्स रेजिन। रेजिन का मतलब भी क्या होता है, सैप ही होता है। रेजिन का मतलब भी क्या होता है, सैप। चलिए आगे बढ़ते। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव, ये था हमारे पास हमारा पूरे टिम्बर का मैक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रीज हैं, इन ट्रीज पर जरा क्लासिफिकेशन पर विचार कर लेते हैं। कॉनिफर ट्रीज हैं, तो कॉनिफर ट्रीज में जो आपकी मेडुलरी रेज है, या पहले बात कर लेते हैं एनुअल रिंग्स की बात कर लेते हैं। कॉनिफर ट्रीज में पूरे 12 महीने पानी जमीन से मिलता रहता है, और जिसमें पूरे 12 महीने पानी मिलता रहेगा, क्या उसमें लेयर्स इतनी क्लियरली बनना चालू होंगी? नहीं, उसमें लेयर्स इतनी क्लियरली बनेगी नहीं। तो ऐसे केस में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो कॉनिफर ट्रीज में हमारी जो रिंग्स होती हैं वो रिंग्स हमें उतनी ही ज्यादा अनक्लियर, या फिर हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि हमें वो इतनी ही इनडिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ती है। क्या कह देंगे उसे हम? ठीक है, तो एनुअल रिंग्स है हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ यू सी द ट्री हियर, जैसे कि यही वाला ट्री देख लो, जैसे कि ये रहा, तो ये वाला ट्री है हमारे पास। कहां चला गया ट्री? ये वाला ट्री। इस ट्री के अंदर अगर आप देखते हो तो ये इतनी मोटी मोटी लेयर्स क्यों बन पाई? क्योंकि इस वाले टाइम में इतना ज्यादा मॉइस्चर बन रहा होगा। इतना ज्यादा मॉइस्चर आ रहा होगा तो पेड़ तेजी से भी ग्रो कर रहा होगा। बाद में तेजी से ग्रो नहीं किया, शुरुआत में किया। तो जब ज्यादा मॉइस्चर मिल रहा होता है, पौधे को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते टाइम हमारे पास जो ये रिंग्स हैं ज्यादा वाइडर बनती है और इनकी ये रिंग्स दिखना क्लियर चालू हो जाती है। लेकिन इनमें मेडुलरी रेज इतनी क्लियर दिखाई नहीं पड़ती। मेडुलरी रेज इतनी क्लियर दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि एक लेयर को दूसरी लेयर से बांधना बहुत ज्यादा यहां पर जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता। तो यहां पर हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट एनुअल रिंग्स आर, annual rings are distinct and clearly seen। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रही है। डेसिडुअस ट्रीज के अंदर जो एनुअल रिंग्स होती है, एनुअल रिंग्स आर इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रही। एनुअल रिंग्स आर इनडिस्टिंक्ट एंड नॉट क्लियरली सीन, आर नॉट क्लियरली सीन, आसानी से दिखाई नहीं पड़ती। वहीं पर बात करते हैं कि हमारे पास जो मेडुलरी रेज होती हैं, मेडुलरी रेज
आर इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती। मीडियोलरी रेज आर इनडिस्टिंक्ट एंड नॉट क्लियरली सीन। और वहीं पर डेसिडस ट्रीज के अंदर आपकी जो मेडुलरी रेज होती है आर डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली सीन। तो ये दोनों ट्रीज में डिफरेंसेस है। अब जरा बताओ, पेड़ को बांध के रखने का काम कौन करता है? वो है मेडुलरी रेज। तो अगर परिवार में प्यार नहीं है तो प्यार मतलब परिवार बिखर जाएगा, जैसा कि कॉनिफर ट्रीज में देखने को मिल रहा है। मेडुलरी रेज इतनी क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही है, इतनी क्लियर नहीं है, मतलब इनका फॉर्मेशन इतना क्लियर नहीं है, तो पेड़ को बांधे रखना, अलग अलग लेयर्स को बांधे रखना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन पेड़ों से ज्यादा हमारे डेसिडुअस ट्रीज मजबूत होते हैं, क्योंकि इनकी मेडुलरी रेज उतनी स्ट्रॉन्गर है, उतनी डिस्टिंक्ट है, उतनी क्लियरली फॉर्म्ड हो रही है हमारे पास। तो डेसिडुअस ट्रीज स्ट्रॉन्गर होते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू दी कॉनिफर ट्रीज। सो इफ यू टॉक अबाउट कॉनिफर ट्रीज में हमारे पास इनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो दे प्रोड्यूस रेजिनस वुड। रेजिनस वुड मतलब ऐसा वुड जिसमें रेजिन बहुत है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। तो दे प्रोड्यूस रेजिनस वुड विच इज, या फिर विच मेक्स वीक इन adhesion, which makes weak in adhesion। इसको हम लिखते हैं which makes bond between fibers weak, which make bond between fibers weak। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस मैंने फॉर्म कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप खुद इमेजिन कर लो कि कोई भी चीज है, जो चीज आप आपस में बांधना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो, अगर उसके बीच में कोई मॉइस्चर आ गया तो जो एडेसिव होता है वो अब आसानी से चिपक नहीं पाता, तो चीजें अलग अलग हो जाती है। अब जरा इमेजिन करना कि दो लकड़ियां हैं हमारे पास, या दो लकड़ियों का ढेर है। एक लकड़ियों के ढेर को हमने बहुत बढ़िया तरीके से गठरी बांध बांध के सारी लकड़ियों को एकदम बिल्कुल ठोस तरीके से एकदम बिल्कुल ऐसे बांध दिया। ठीक है, और अब इसके ऊपर हम लोड लगा रहे हैं। जब ये लोड लगा रहे हैं तो लोड इन लकड़ियों पे ट्रांसफर तो हो ही रहा है, साथ में हमने इनको बांधा है उनके ऊपर भी लोड जा रहा है, जिसकी वजह से वो बिखरे ना। ठीक है, ऐसे में व्हाट इज हैपनिंग इज कि लोड इनके थ्रू ट्रांसफर होने के बाद जिस चीज से बांधा है उसके ऊपर भी ट्रांसफर होता है। ज्यादा लोड हो जाएगा तो वो रस्सियां टूट जाएंगी, फट जाएंगी, और ऐसे में हमारे पास सारी लकड़ियां बिखर जाएंगी। तो ये लकड़ियां ज्यादा लोड कब ले सकती है? जब इनको आपस में बांधने वाला कोई फोर्स बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर लकड़ियों को आपने ऐसे ही सिंपल ऐसे रख दिया, ढंग से नहीं बांधा और लोड लगाया, तो तुरंत बिखर जाएंगी। सेम चीज यहां पर भी है, रेजिनस वुड होने की वजह से इनके बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता, तो उस कारण से ज्यादा लोड नहीं ले पाते। लेकिन अगर देखो दो अलग अलग फाइबर्स हैं, इनको ऐसे रख दिया सब साथ में, ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर इनको ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? चाहे इनके बीच में बॉन्ड नहीं हो, दूर दूर हो, तो भी अगर मैं पकड़ के खींचू इनको, तो भी लोड तो दोनों पे जा रहा है ना, दोनों पे जा रहा है, ले तो सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास यहां पर ये रेजोनेंस वुड बनाते तो हैं, हेंस दे प्रोड्यूस वुड which is
stronger only in pull and cannot resist shear और थ्रस्ट। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास ऐसा फोर्स बने जो कि हमारे पास ऐसी कंडीशन में कि भाई शेयर लग रहा हो, थ्रस्ट लग रहा हो, तो ये बॉन्ड्स आपस में ब्रेक कर जाएंगे, और बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे तो हमारे पास जो है वो तुरंत ये लोड ले नहीं पाएगा। तो हेंस दे प्रोड्यूस वुड विच इज स्ट्रॉन्गर ओनली इन पुल एंड कैन नॉट रेजिस्ट शेयर, थ्रस्ट और कंप्रेसिव लोड वहीं पर हमारे पास जो डेसिडुअस ट्री होता है, इसमें तो मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर ही कम है इसमें, क्योंकि ये ट्री ऐसी जगह में पैदा होता है जहां पानी नहीं मिलता ढंग से। ऐसे में हमारे पास हम ये कहते हैं दे प्रोड्यूस नॉन रेजिनस वुड which makes a stronger bond between fibers, और इसी की वजह से hence they produce wood which is equally stronger in pull and press, that is equally stronger in टेंशन या फिर पुल, थ्रस्ट, कंप्रेशन, शेयर एक्सेट्रा। मतलब लकड़ी की अगर तुमने फाइबर्स को देखा हो, तो ऐसे पतली पतली सी फाइबर्स बहुत सारी होती है। तो अगर मैंने लोड लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स, तो हमारे पास हमारे कॉनिफर ट्रीज फाइबर्स के अलोंग डायरेक्शन में लोड ले सकते हैं, पुल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैंने जैसे ही ये वाला लोड लगाया अक्रॉस द ग्रेन, अक्रॉस द फाइबर, ये अलग हो जाएगा, लोड ही नहीं ले सकता। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, इनके अंदर ये जो बॉन्ड है फाइबर्स के बीच का बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अब आप लोड लगाओ, हिल ही नहीं रहा यहां से, चाहे शेयर लगा दो, चाहे थ्रस्ट लगा दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे पुल कर लो, हर केस में ये अच्छे से लोड ले पाता है। तो ऐसे केस में हमारे पास यहां मेंशन कर लेते हैं स्ट्रॉन्गर along the grains only, stronger along the grains only, और ये हमारे पास stronger both along and across the grain, ग्रेन मतलब फाइबर्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा डेसिडुअस ट्री के लिए और कॉनिफर ट्रीज के लिए। डेसिडुअस ट्री और कॉनिफर ट्रीज के एग्जांपल क्या है? चीर, देवदार, पाइन, स्प्रूस, ये सारे कॉनिफर ट्रीज हैं। डेसिडुअस ट्री के एग्जांपल टीक, बबूल, साल, ओक, महागोनी, शीशम, ये सब क्या है? दीज आर ऑल दी डेसिडुअस ट्रीज फॉर अस। तो इतनी सारी बातें हैं ध्यान रखने के लिए
जस्ट रिमेंबर दोज पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक होने वाला है हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम ट्री टू टिम्बर। सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ताकि मैंने आपको ये स्लाइड अभी दिखा दी है ताकि पता चल जाए कि हम अगला आप क्या पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन हो गया ट्री का, ट्री का क्लासिफिकेशन हो गया, ट्री का ट्री का हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ट्री का हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि ट्री के बारे में तो जान चुके हैं, अब इस ट्री को कन्वर्ट करना चालू करना है। तो क्या सोचना पड़ेगा, सब कुछ बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए एक छोटी सी जानकारी आप जाते जाते जान कर जाइए कि एईसी प्लस एप्लीकेशन पर सार्थक बैच आप लोगों के लिए ऑलरेडी लाइव चल रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम आवर ऑफलाइन क्लासेस। आप इसके एनरोल कर सकते हैं एसएससी जेईई 2023 की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आप इंडिया में कोई भी जेईई और एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए है, जिसमें आप एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन टेक पोर्शन के लिए आप नॉन टेक के महापेक में एनरोल कर सकते हैं। एसएससी जेईई 2023 के लिए वी ऑलरेडी हैव द टेस्ट सीरीज अवेलेबल, जिसमें कि हर तरह से आपके पास अवेलेबिलिटी होगी टेस्ट सीरीज की। यू कैन एनरोल फॉर एनी वे ऑफ योर प्रिपरेशन, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। एंड एट लास्ट आई वुड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।